तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और भाई क्या स्मैकडाउन का एपिसोड था भाई, बहुत मजा आया इसको देख के। तो भाई शो की स्टार्टिंग हमें दी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज से देखने को मिलती है। और भाई रोमन रेंज सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं और भाई वो वही चीज़ अपनी जो करते हैं एक्नॉलेज मी वाली वो चीज़ जो है वो यहाँ पर करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन है वो कोई इतना खास नहीं आता, बल्कि कोडी रोड्स के चैंट्स यहाँ पर लग रहे होते हैं। तो भाई रोमन रेंज कहते हैं अच्छा चलो मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। उसके बाद वो दूसरी दफ़ा बोलते हैं भाई, तब भी कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं आया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब ये फाइनल टाइम है, अगर तुमने अभी भी मुझे सही तरह से एक्नॉलेज नहीं किया तो भाई मेरा काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और मैं यहाँ से चले जाऊँगा। और जो भी हम आज ग्रेटनेस विटनेस करवाने आए थे वो चीज़ तुम नहीं कर पाओगे। और वो दोबारा से जब भी एक्नॉलेज भी कहते हैं भाई, तब भी क्राउड ने इतना कोई उनको रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि बूज पे बूज यहाँ पर रोमन रेंज को मिली जा रही थी। और उसके बाद रोमन कहते हैं कि ठीक है भाई हमारा काम हो गया, तुम लोग डिज़र्व ही नहीं करते कि मैं तुम लोगों के सामने कुछ बोलूँ। तो भाई वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन भाई जो पॉल हेमन है, वाइज मैन है, वो रोक लेते हैं यहाँ पर रोमन रेंज को। और वो यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई ट्राइबल चीफ, अभी हमें कुछ बिजनेस है जो कि हैंडल करना है। और भाई कज़न हमारा द पीपल चैम्प द रॉक वो आने वाला है कुछ देर में। तो भाई कमर्शियल के बाद द रॉक आएगा। तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज को रोक लेते हैं पॉल हेमन। और उसके बाद भाई द रॉक आते हैं कमर्शियल के बाद। और भाई सबसे पहले तो अपने गूज बम्स दिखाने लगते हैं, लेकिन भाई आज वो चीज़ वो करते नहीं है। पता नहीं उनकी जाए जो शर्ट थी उसके बटन वगैरह जो है वो खुल नहीं रहे थे उनसे। बहरहाल जो भी था, बहरहाल वो चीज़ उन्होंने जो है वो यहाँ पर नहीं की। और भाई रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भाई जो ऑडियंस थी उनको भाई लास्ट वीक जिस तरह से भाई लास्ट टाइम जब आए थे रॉक भाई, उन्होंने जिस तरह से बिस्ती मारी थी यहाँ पर ऑडियंस की, भाई यहाँ पर सेम उसी तरह से उन्होंने फिर से यहाँ पर बिस्ती मार दी। और उसके बाद भाई वो कोडी रोड्स के ऊपर जब फाइनली आते हैं तो भाई कोडी रोड्स को वो कहते हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे चैलेंज किया, भाई तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैं तुझे भाई 1 सेकंड के अंदर हरा सकता हूँ। तो भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे एक सिंगल्स मैच के अंदर चैलेंज किया। और उसके बाद भाई वो यहाँ सेथ रॉलिंस का भी काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाता है कि भाई वो क्या बन के यहाँ पर आता है। वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोगों ने हमें चैलेंज किया था। तो भाई यहाँ पर जो द रॉक है वो यहाँ चैलेंज को भी भाई यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आए थे। तो भाई द रॉक यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन भाई ये मैच जो है वो इस तरह से नहीं होगा जिस तरह तुम चाहते हो, क्योंकि भाई तुम्हें इस तरह से तो मैच मिलेगा नहीं कि भाई तुम द रॉक के सामने आओ और कहो कि भाई मुझे मैच चाहिए और तुम्हें मैच मिल जाए। तुम इतनी भी कोई बड़े सुपरस्टार नहीं हो, तुम इतना बड़ा मैच डिजर्व नहीं करते। तो ठीक है अगर तुम्हें मैच चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा एक टैग टीम मैच जहाँ पर मैं और मेरा कज़न रोमन रेंज होंगे और दूसरी तरफ तुम और तुम्हारा दोस्त सेथ रॉलिंस होंगे। लेकिन भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कंडीशंस लगेंगी। और वो कंडीशंस क्या होंगी, तो भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई अगर तुम नाइट 1 के ऊपर हमें मैच में हरा देते हो तो फिर क्या होगा, फिर भाई नाइट 2 में जो तुम्हारा मैच होगा वहाँ पर ब्लड लाइन का कोई भी बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा, ना सोलो सिकोवा, ना जिमी ऊसो और ना द रॉक और ना ही वाइज मैन पॉल हेमन। लेकिन अगर हमने तुम्हें हरा दिया नाइट 1 के ऊपर तो फिर भाई नाइट 2 के अंदर कंप्लीटली ब्लड लाइन रूल्स यहाँ पढ़ोगे। क्या पता मैं भाई चेयर के ऊपर बैठ जाऊँ, क्या पता मैं जिमी ऊसो को रेफरी बना दूँ, क्या पता वहाँ पर जो सोलो सिकोवा है वो भाई गाना गाए। तो भाई सोलो सिकोवा ने 2 मरतबा अपना जो कैरेक्टर है उसको भाई ब्रेक एक तरह का मतलब वो बहुत उन्होंने भाई अपने ऊपर कंट्रोल किया, वरना भाई वो कंट्रोल जो है वो खो बैठे थे। क्योंकि भाई 2-3 मरतबा यहाँ पर जो द रॉक है उन्होंने सोलो सिकोवा को रेफर किया और इवन के उसके बाद सोलो के चैंट्स भी यहाँ पर लगते हैं। तो भाई द रॉक ने कहा कि ठीक है अगर तुम लोगों को हमने हरा दिया तो फिर भाई रेसलमेनिया नाइट 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी चलने वाली है। और वो यहाँ पर उनको ये भी कहते हैं कि भाई मुझे पता नहीं अभी भाई तुम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे नहीं, लेकिन भाई तुम्हें ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये जो चैलेंज मैंने थ्रो किया है ये एक्सेप्ट ना किया तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें मैं वो मैच ना जीतने दूँ। और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता हूँ, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई जनरल मैनेजर है, कोई क्रिएटिव का हेड है। भाई यहाँ पर सीधा उन्होंने ट्रिपल एच को भी मेंशन कर दिया कि भाई जो भी तुम हो तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, मैं सब चीज़ों को हैंडल करता हूँ। तो भाई अगर तूने मेरा मैच का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट ना किया तो फिर भाई तू भूल जा के तू जो चैंपियनशिप है उसको जीतने वाला। और मैं अपनी पावर्स में हर कोशिश करूँगा कि तू उस चैंपियनशिप को मत जीत सके। तो इस तरह से भाई उन्होंने रेफर किया। और उसके बाद भाई वो यहाँ पर अपनी जो कैच फ्रेज लाइन है वो बोलने लगते हैं जाने वक्त, इफ़ यू स्मेल। और भाई इफ़ यू स्मेल वो बोलते हैं झुक के, और तभी भाई रोमन रेंज ने द रॉक का हाथ पकड़ लिया। और भाई इस मोमेंट के ऊपर
क्राउड की तरफ से होली शिट के चैट्स लग रहे हैं कि भाई ये रोमन ने क्या किया, उसने द रॉक का हाथ पकड़ लिया, मतलब लिटरली भाई द रॉक का हाथ। और भाई रॉक भी 1 मिनट के लिए शौक में रह गए और भाई हम सब एक ही चीज़ सोच रहे थे कि इस वक्त रोमन क्या कहेंगे। और भाई रोमन ने एग्जैक्टली वही चीज़ की। रोमन ने माइक पकड़ा और रोमन ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। और भाई उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ भाई तू ब्लड लाइन का हिस्सा बन चुका है तो एक्नॉलेज मी। रोमन रेंज ने यहाँ पर भाई द रॉक को कहा, वही द रॉक जिसने अभी भाई अपने बारे में बताया कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, ट्रिपल एच भी मेरे सामने कुछ नहीं है। और भाई यहाँ पर रोमन रेंज उसको कह रहे हैं कि भाई तू मुझे एक्नॉलेज कर। मतलब रोमन भाई जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हैं, क्रिएटिव में उनका कोई मतलब के कंट्रोल नहीं है, भाई वो एक सुपरस्टार है। और भाई रोमन रेंज एक सुपरस्टार होते हुए द रॉक को कह रहे हैं कि भाई मुझे तू एक्नॉलेज कर। और उसके ऊपर भाई ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं शायद द रॉक कहीं भाई टर्न ना कट जाए, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे कहा कि भाई एक्नॉलेज कर मुझे। अब द रॉक का रिएक्शन तो काफ़ी मज़ेदार था, लग रहा था कि भाई वो एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं रोमन को कि भाई तू मेरी फैमिली है एंड आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। और उसके बाद भाई वो ऑडियंस को कहते हैं कि भाई तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या है, भाई ये हमारा फैमिली बिजनेस है और भाई जब भी हमारी बात फैमिली के ऊपर आती है तो हम फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं इफ़ यू स्मेल, और पहले तो रोमन ने रोका था, इस दफ़ा वो खुद ही रुक जाते हैं और वो रोमन की तरफ देखते हैं। और भाई पॉल हेमन रोमन रेंज को माइक पकड़ाते हैं और रोमन रेंज बोलते हैं व्हाट द ब्लड लाइन इज कुकिंग। तो भाई इस तरह से इनका जो सेगमेंट है वो हमें देखने को मिलता है, एंड पर हग वगैरह होते हैं। और उसके बाद भाई फिर से यहाँ पर जो एक्नॉलेज मी करके भाई वो ब्लड लाइन की तरह हैंड रेस करते हैं। और इस दफ़ा भी जो द रॉक है उन्होंने फिर से 2 फिंगर्स रेस की, लेकिन भाई इस दफ़ा पॉल हेमन द रॉक की तरफ भाई देख रहे थे साइड से और शायद द रॉक ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और भाई फ़ौरन उन्होंने अपनी जो थंब है भाई उसको बंद कर लिया और जो नॉर्मल साइन होता है ब्लड लाइन वाला वो यहाँ पर किया। तो भाई यहाँ पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई द रॉक ने कोई कंप्लीटली एक्नॉलेज नहीं किया रोमन रेंज को। पॉल हेमन की नज़रें हैं द रॉक के ऊपर और इसलिए भाई जो द रॉक है उसने इस टाइम जो है वो 1 फिंगर रेज कर ली और उसने भाई बस मजबूरी में अपना मतलब निकालने के लिए फ़िलहाल में रोमन रेंज को एक्नॉलेज भी किया है। तो भाई बहुत मज़ेदार था आज का सेगमेंट, तकरीबन भाई कोई 40 मिनट के आसपास ये सेगमेंट था। और भाई क्राउड इसके अंदर, आज का जो क्राउड था भाई वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत इंगेज नज़र आया इस पूरे सेगमेंट के अंदर। तो भाई इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद 200 में टिफनी स्ट्रैटन और नेओमी का मैच देखने को मिलता है। भाई नेओमी ने भी अपना रिटर्न किया है, लेकिन भाई यहाँ पर अभी जो टिफनी स्ट्रैटन है उनका भाई काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हाई है। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन इस मैच के अंदर जीत जाती हैं। ब्रॉन ब्रेकर का भी हमें फिर से डेब्यू देखने को मिला। भाई यहाँ पर NXT के कोई सुपरस्टार थे, भाई उनका नाम मुझे भूल गया, लेकिन भाई मैच था ही क्या, शुरू हुआ स्पीयर पड़ा और ख़त्म हो गया। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर ने भी इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। उसके बाद डकोटा काई एंड बेली वर्सेस द कबूकी वॉरियर्स का मैच था और यहाँ पर हमें लग रहा था कि शायद भाई जो डकोटा काई हैं वो बेली के साथ हैं, लेकिन भाई इस मैच के अंदर डकोटा काई ने भी टर्न कर लिया है बेली के अगेंस्ट। जब वो टैग मांग रही होती हैं लेकिन भाई डकोटा वहाँ से हट जाती हैं और उसके बाद इन सब ने मिलके बेली के ऊपर अटैक कर दिया। तो भाई बेली अब पछता रही हैं कि मैंने क्यों डकोटा काई को अपना मान लिया और भाई क्यों मैंने ये समझा कि वो मेरे साथ है। तो भाई इस तरह से इनके दरमियान चीज़ें देखने को मिलती हैं। और भाई बैक स्टेज के ऊपर जब ये पूरी डैमेज कंट्रोल जाती है तो जेड कारगिल भी वहाँ पर उनको कन्फ्रंट करती हैं। तो भाई पता नहीं भाई जेड कारगिल कन्फ्रंट काफ़ी लोगों को कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ डायरेक्शन पता नहीं लग रही कि वो रॉ में आ रही है, स्मैकडाउन में आ रही हैं, कि वो किस ब्रांड के अंदर आने वाली हैं। उसके बाद दोस्तों हमें रॉ की तरह स्मैकडाउन के ऊपर भी स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है, जहाँ पर कार्लिटो का मैच था अगेंस्ट सैंतोस एस्कोबार। भाई ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिस तरह मंडे नाइट रॉ वाला मैच था। और भाई यहाँ पर दोनों के जो चेले चपाटे हैं वो भी इस मैच के अंदर आते हैं। अब भाई उन चेले चपाटों ने यहाँ पर LWO को भाई गिरा दिया और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई 3-on-1 वाली सिचुएशन है कार्लिटो के ऊपर। एंड तभी दोस्तों रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। तो भाई रे मिस्टीरियो वापस आ चुके हैं और सैंतोस एस्कोबार भाई हक्के बक्के रह गए। रे मिस्टीरियो को देख के रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं, कार्लिटो अपना एप्पल फेंकते हैं सैंतोस एस्कोबार के ऊपर, रे मिस्टीरियो की तरफ से 619 आता है और उसके बाद कार्लिटो ने यहाँ पर टेबल के ऊपर स्लैम लगा के इस मैच के अंदर सैंतोस एस्कोबार को हरा दिया है। तो भाई क्लियर है रे मिस्टीरियो वापस आए और भाई उनकी सैंतोस एस्कोबार के साथ जो स्टोरी लाइन है उसको WWE ने कंटिन्यू करवाया। उसके बाद हमें बैक साइड से पीट डन और टाइलर बेट देखने को मिलते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि भाई हमें एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए टैग टीम टाइटल्स के लिए। लेकिन भाई यहाँ पर निक एल्डर्स उनको कुछ बता रहे होते हैं कि भाई हम कुछ फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं टैग टीम टाइटल्स का, मे भी भाई स्प्लिट अप यहाँ पर होने वाला है। लेकिन तभी भाई वहाँ पर जो LA नाइट है वो आ जाता है, क्योंकि भाई वो पूरी रात यहाँ पर पागलों की तरह AJ स्टाइल्स को ढूंढ रहे
हैं और भाई यहाँ निक एल्डस उनको कहते हैं कि भाई मैंने एजे को मना किया था कि तू स्मैकडाउन के ऊपर मत आ, क्योंकि मुझे पता था कि भाई तुम आपे से बाहर हो जाओगे। और भाई एले नाइट उनको जो है वो वार्निंग भी देते हैं कि भाई ये काम तूने अच्छा नहीं किया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस ऑस्टिन थ्यूरी का मैच था। और भाई ये मैच किस तरह से सेटअप किया गया, ये मैच सिर्फ भाई एक बैक स्टेज के ऊपर जो सेगमेंट था वहाँ से भाई इस मैच को ऑफिशियल किया जाता है। और भाई आई थिंक कोई WWE के पास प्लान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई रैंडी ऑर्टन बड़ा सुपरस्टार है तो उसको मेन इवेंट में डाल देते हैं। तो भाई ऑस्टिन थ्यूरी के साथ उनका मैच था और भाई मैच अच्छा था और मैच की एंडिंग भाई उससे भी ज़्यादा अच्छी थी, जब भाई मिडल रोप के अंदर से निकल के ऑस्टिन थ्यूरी भाई वो सुप्लेक्स वगैरह टाइप कुछ लगाते हैं, भाई वो लगाने लगते हैं और भाई वहीं हवा में जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने यहाँ पर अपना RKO लगा दिया। और भाई ये वन ऑफ द बेस्ट RKOs था जो कि हमने देखा है। तो भाई इस तरह से जो रैंडी ऑर्टन है वो मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ग्रेसन वॉलर भी अटैक करते हैं, लेकिन उसके बाद भाई केविन ओवंस वहाँ पर मौजूद थे कमेंट्री टेबल के ऊपर, वो रिंग के अंदर आते हैं और उसके बाद भाई उन्होंने ऑस्टिन थ्यूरी को अपना स्टनर लगाया और भाई स्टनर को भी इतना अच्छा सेल किया, भाई इतना ज़्यादा वो हवा में ऊपर जो है वो उठ गए। तो भाई इस तरह की चीज़ें ऑस्टिन थ्यूरी बहुत अच्छी करते हैं। ये जो सेलिंग वाली चीज़ें होती हैं इसको देख के बहुत मज़ा आता है। तो भाई इस तरह से जो स्मैकडाउन है उसका एपिसोड देखने को मिलता है। तो भाई ब्लड लाइन की जो चीज़ हुई आज उसको देखने में काफ़ी मज़ा आया और उसकी वजह से जो पूरा स्मैकडाउन का शो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।